डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जन्म 21 अक्टूबर 1937, श्रीनगर। टिंडेल बिस्को स्कूल श्रीनगर से मैट्रिकुलेशन और फिर 1955 तक एसपी कॉलेज में पढ़ाई। 1962 तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में शिक्षा। 14 सितंबर 1968 मौली पिचर के साथ विवाह। 1976 तक इंग्लैंड में मेडिकल प्रैक्टिस। 1980 पहली बार लोकसभा के लिए श्रीनगर से निर्वाचित। 8 सितंबर 1982 मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर। 1 जुलाई 1984 फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त। नवंबर 1986 एक बार फिर चीफ मिनिस्टर। 16 जनवरी 1990 मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 9 अक्टूबर 1996 से फिर मुख्यमंत्री। कश्मीर की खूबसूरती को बयान करते हुए किसी बादशाह ने कभी कहा था कि अगर धरती पे जन्नत है तो वो कश्मीर में है। वही जन्नत पिछले 8 सालों में एक मैदान जंग बना रहा और इस जंग में 20,000 के करीब लोग मारे गए। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिला रहे हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्हीं की निगरानी में कश्मीर बर्बादी के रास्ते पे चला और अब अगर वो शांति के रास्ते पे चल रहा है तो भी उन्हीं की निगरानी में। आइए मिलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। जब तक हम मुख्यमंत्री के साथ नाश्ता करने पहुंचे बिजली चली गई थी। Why don't you join me for breakfast? सर्दियों का मौसम श्रीनगर में वैसे भी कठिन होता है। बिना बिजली के कितनी कठिनाई होती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुनासिब ही था कि मुख्यमंत्री से हमारी पहली बातें बिजली के बारे में हुई। आज भी 50 साल के बाद अगर हमारे यहाँ बिजली की ये हालत है तो कौन कारखाना लगाएगा? उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें चाहिए। जब हम दे नहीं सकते कारखाना कौन लगाएगा? अब टूरिस्ट आए उसको गर्मी होनी चाहिए वहाँ। सर्दियों में भी अगर आना चाहता है तो क्या हीटर लगाएगा? तो उसके लिए हम जंगल काटते थे और जंगल काटते थे कि फायरवुड कर सके। तो फिर एनवायरनमेंट का डर होता था कि जिस दरख्त को 200 साल लगे हैं उसको काट रहे हैं तो कल तो यहाँ पे रेगिस्तान बन जाएगा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी हमारा यह हाल था। अब अल्लाह करम है, हम उम्मीद करते हैं कि बिजली की पोजीशन ठीक हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू से श्रीनगर 2-3 दिनों के लिए आए हुए थे। दिन भर कई लोगों से उनकी मीटिंग्स थी, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद उनको थोड़ी सी फुर्सत थी। एक बात है जो बाकी देश को बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि जो कश्मीर में ये अलग होने की जो भावना है, जो जज्बात है, ये कहाँ से पैदा हुआ है कि कश्मीर एक अलग ही हिस्सा था, अलग मुल्क था? कभी नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अलग मुल्क की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि कुछ लोगों ने इसको इतना उछाला है। कोई ऐसी बात नहीं है, अलग बात की तो होने का सवाल नहीं है। हम लोग तो वतन का एक हिस्सा हैं। तो सिर्फ सवाल इस बात का है कि कुछ हमारे कुछ जब रियासत ने मुल्क के साथ इल्हाक किया, एक्सेशन किया, उस वक्त हमारे से कुछ वादे किए गए थे। वो वादे आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने तोड़ दिए। अब एक उससे एक काफ़ी दिलों में एक बेचैनी से फैल गई है कि साहब जब हमसे वादे किए गए उन वादों को क्यों नहीं ऑनर किया गया। आपके बचपन में ये जो भावना थी वो ज़्यादा थी कि कम? मेरे बचपन में कभी इस भावना ऐसी थी नहीं। मैंने तो हर वक्त अपने आप को वतन का एक हिस्सा समझा है। पर जो आम कश्मीरी था? हम कश्मीरी के अभी कई किस्म के लोग हैं यहाँ पे जो 1947 से जो इलाका है वो कभी मानने को तैयार नहीं है।
वैसे लोग भी हैं, बहुत कम हैं मगर हैं। मुल्क में हर किस्म के, जैसे घर में हर किस्म के लोग होते हैं, वैसे मुल्क में भी हर पर किस्म वो के लोग हैं। कश्मीर जो आपके बचपन का था वो बेहतर था कि ये वाला अब थोड़ा सा बेहतर है? कई चीज़ों में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत तरक्की की है इन 50 साल में। हम कहें नहीं हमने तरक्की नहीं की, बहुत तरक्की की है। और इंशाअल्लाह ये इंसर्जेंसी नहीं होती, ये मुसीबत नहीं होती तो हम बहुत आगे गए होते हैं, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन मुल्क में हुई उसका फ़ायदा हम उठा नहीं सके और हम लोग काफ़ी पीछे रह गए मुल्क के बाकी रियासतों से। दिन की पहली मीटिंग थी वादी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से, जिनसे सीएम साहब जानना चाह रहे थे कि उनके जिलों में हालात क्या हैं, सर्दी के मौसम के लिए कितनी तैयारी है। should gradually be got rid of, and we should go into the modern system with the underground cable. That is the only best way we can stop filtering of power, as well as probably have the barf pade ya kuch pade, protect the line ka bhi theek rahegi. ये क्या हुआ आपका? मुझे ये क्वेश्चन आ रहे थे कि आपका मामला ठीक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए क्या कहा था? Show me that notification. I'm sure, sir. Then But we whatever said, get- look, we thought that we would put all these bankers on the table and you just go right before them, right there and then. It was proposed for Single window. Single window. Yes, Why have that's you to go to 17 banks? Are you sitting in the front? I'm going to drive. 8 साल की हिंसा ने जो इस प्रदेश में तबाही मचाई है वो श्रीनगर की गलियों में और इन बेरंग सुनसान हाउस बोट्स में दिखती है। वैसे भी कश्मीर का आर्थिक हाल कमजोर ही रहा है। हमें इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी तरीके से हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको काम मिल जाए, और वो मिल सकता है। मेजर हमारा ये हो सकता है कि अगर टूरिज्म पोटेंशियल हमारा रियली उठ जाए तो हमें सरकार की नौकरियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस साल 50,000 टूरिस्ट आए हैं। इस साल 50 साल टूरिस्ट आए, जो इंक्लूड नहीं करता है वो लोग जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं आ रहे हैं अभी तक? बहुत आए हिंदुस्तानी आए? हाँ बहुत, वो हाउस बोटों में रहे। पूछ लीजिए, वो खुद कहेंगे आपको आज 2:30 बजे कि किस तरह से जो अमरनाथ यात्रा के लिए भी आए, कई जो बालतल के रास्ते से गए, वो भी हाउस बोट्स में रहे। 8 साल के बाद पहली दफा वो हाउस बोट्स में रहे। कैसे हो भाई लोगों? ठीक हो? आपको सर्दी वर्दी तो नहीं लगता है? मुख्यमंत्री की अगली मीटिंग हाउस बोट वालों से थी। फारूक अब्दुल्ला आज जहां जहां गए उनको कश्मीर की आर्थिक समस्याओं के बारे में सुनना पड़ा, हाउस बोट वालों से भी और इस सरकारी रेशम की फैक्ट्री के मजदूरों से भी। मिल प्राण्य लूट तिवारिया तो वारियान तरफन लूट बैकान वनित सो एक सदन में चुनो। अभी आप अपने स्पीच में क्या कह रहे थे उनको कश्मीरी में? मैंने इसमें ये कहा कि देखो जी, बर्बादी देखो क्या हुई है, देख लो, मर गया कश्मीरी, इज्जत लुट गई कश्मीरी की, घर उठ गया कश्मीरी का, पाकिस्तान को क्या 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 नुकसान। अब जब आप इस तरह की तकरीरें करते हैं तो लोग सुनते हैं क्या? जी हाँ, मानते हैं ये आपने बात? देख लिया, नहीं, यहाँ पे खुद सिर्फ लोगों ने मजदूर कहा। थे। चुनाव में, इलेक्शन में भी ऐसी स्पीचेस दी आपने। बिल्कुल, मैंने चुनाव में यही कहा। चुनाव में मेरा थ्रस्ट ही यही था कि हम कहाँ पहुँचे हैं और इससे निकलने के लिए हमने अगर अब कोशिश नहीं की
तो कोई हमें निकालने वाला नहीं है। अच्छा, पर 1-1.5 साल पहले अगर आप ये स्पीचें देते तो कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये क्या तब्दीली आई है लोगों के दिलों देखिए, में? लोगों में अब तब्दीली इसलिए आई है कि उनने अपनी बर्बादी की हद देख ली है। लोगों में खुद एक एहसास पैदा हो गया है। ये फारूक अब्दुल्ला ने पैदा नहीं किया, ये उनमें खुद एक एहसास पैदा हो गया है कि हम तकदीर अपनी बदला सकते हैं तो खुद बदला सकते हैं, कोई और बदलाने के लिए तैयार नहीं होगा। भारत के बाकी प्रांतों में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान ने ही यहाँ दहशतगर्दी पैदा की। लेकिन फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे राजनेताओं की गलतियों का फ़ायदा उठाया। पहली गलती जवाहरलाल जी की ये है कि वो यूनाइटेड नेशंस में गए। जब हमारी फ़ौजें आगे बढ़ रही थीं और हम अपना इलाका हासिल कर रहे थे, उस वक्त यूनाइटेड नेशन में जाना, और अगर गए भी उस क्लॉज के नीचे गए जहाँ पे भारत भी उसी सीढ़ी पे है जहाँ पाकिस्तान है। अगर कि उन्होंने हमला किया, वो एग्रेसर हैं, हम एग्रेस्ड हैं, हमें दूसरे कानून के नीचे जाना था जहाँ पे हमने ये साबित कर दिया था कि भाई उन्होंने लड़ाई की है। दूसरी गलती जो है वो मिसेस गांधी से कराई गई शिमला कॉल में कि कश्मीर का नाम मेंशन किया गया उसमें, जबकि ये फैसला कर दिया था इन लोगों ने कि साहब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, जो हमारे पास हमारा है। उस वक्त अगर ये LOC को ये कह देते कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और हमारा ये हो गया है, आपके पास वो रहेगा, हमारे पास ये रहेगा, मैं समझता हूँ ये झगड़ा ख़त्म हो गया होता। पाकिस्तान भी खुश होता, पाकिस्तान भी खुश रहता, हिंदुस्तान भी खुश रहता, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और खुशहाल रहते, और हमें ये फ़ौजें इतनी नहीं बढ़ानी पड़ती, हमें ये मुसीबत नहीं लेनी पड़ती, और हमारे लोग जो हैं आबाद रहते। 2 साल पहले अगर कोई कहता कि फारूक अब्दुल्ला दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो लोग मजाक उड़ाते। इनसे ज्यादा बदनाम शायद ही कोई कश्मीर का राजनेता रहा होगा। इनके बारे में कहा जाता था कि ये विलायत भाग गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन पिछले साल जब इलेक्शन हुआ 9 दहशत भरे सालों के बाद, तो यही अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लेकर जीते। अब इलेक्शन हो गए थे तो मैंने यहाँ इजाज़त ली इनसे कि भाई मैं 3 दिन बीवी और बच्चों को इजाज़त दूँ, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। तो मैं चला गया 3 दिन के लिए। मैं 26 को चला गया और 30 को यहाँ पे वो गिनने वाले थे वोट्स। तो मैं वहाँ से जब वापस पहुँचा, रात के 12 बजे जहाज़ पहुँच गया, तो मुझे बेटी कहती है, बड़ी बेटी मेरी, और मेरा बेटा था बड़ा, तो कहने लगे, डैडी हाउ मेनी सीट्स डू यू एक्सपेक्ट टू विन? मैंने कहा, बेटा आई डोंट नो, द रिजल्ट्स मस्ट बी कमिंग नाउ, व्हाट इज द सिचुएशन? डैडी 10 सीट्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड, रेस्ट यू आर लूजिंग। आई सेड, अच्छा ऐसा बुरा हाल है? कहने लगे, हाँ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट? आई सेड, नो, आई नेवर थॉट इट विल बी दिस बैड। तो my assessment was at least 50 seats we'll get. And she said, no, Dad, maybe we can go to 15. So when she started going upwards, I was getting a little nervous. I was going to collect my luggage also. So I said, look, for God's sake, tell me the truth. What is the situation? She said, Daddy, you're leading in 46 seats and many more to come as yet. And they think you will go to 2/3 majority. I couldn't believe it. So I said, are you talking now truth or you're talking that just to please me? तो जब मैं घर पहुंचा तो मुझे वो फिगर्स पता लगने लगी। तो मैं जब सोया तो मुझे सोया नहीं गया। So I got up in the middle of the night and I started walking in the garden, and this police fellow who was protecting me, he asked me, he said, आप सोते क्यों नहीं हैं? I said, भाई मुझे नींद नहीं आ रही। तो he said, why can't you sleep? I said, I'm afraid that if I'm going to have a landslide victory, am I going to be able to deliver goods? फारूक अब्दुल्ला ने अपने सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और जहां वो आज देश की नज़र में एक हीरो हैं, वहां उन पे कभी दहशतगर्द और गद्दार होने के भी इल्जाम लगे हैं। कहा जाता था कि शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद वो JKLF के मेंबर बन गए थे, जो आज तक उन तंजीमों में हैं जो कश्मीर की आज़ादी चाहती हैं। ऐसी बात नहीं। मैं 74 में मुझे इन्होंने बुलाया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे भी महाजी रायशुमारी हुआ करती थी, प्लेबिसिट फ्रंट हुआ करता था,
اور POK میں بھی پلیبسٹ فرنٹ تھا جو وہاں پاکستان کے خلاف لڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ صاحب کشمیریوں کو اجازت دینی چاہیے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بھائی آپ تشریف لائیے اور ہمیں آپ مظفر آباد میں اور جو POK ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو آئیے اور دیکھیے ہم سے بات کیجیے. ہم نے ایک کنونشن رکھا ہے آپ اس میں بھی شمولیت کیجیے. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میں تو ڈاکٹر تھا اور مجھے کوئی مشکل نہیں تھی. میں گیا تو بھٹو صاحب سے ملا تو اس کے پہلے مجھے بھٹو صاحب کے سیکرٹری نے جو کشمیری تھا اس نے مجھے کہا تھا باہر دفتر میں کہ بھائی ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے اندرا گاندھی جی سے ادھر شملہ میں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے. کہا آپ کو؟ مجھے کہا اس نے, اور وہ زندہ ہے, اس کا نام یوسف بچ ہے, وہ نیو یارک میں رہتا ہے. مجھے کہا تو جب یہ کہنے لگا کہ شیخ صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, میں نے کہا صاحب آپ شیخ صاحب پہ کیوں بلیم کرتے ہیں؟ آپ نے تو فیصلہ کر دیا ہے شملہ میں کہ وہ ان کا ہے اور یہ ہمارا ہے, تو اس میں تو کوئی مشکل رہی نہیں. تو اس میں کوئی ٹھنڈے ہو گئے کہ نہیں میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, کافی غصے ہو گئے. پھر کہنے لگے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ راولپنڈی روڈ کھولو. میں نے کہا خبردار جو راولپنڈی روڈ کھولا, کیونکہ اگر آپ نے راولپنڈی روڈ کھول دیا تو کشمیری یہ دیکھیں گے کہ POK میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو اسکول نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, میڈیکل کالج نہیں ہے, ہسپتالوں کی ابتر حالت ہے, روڈوں کا تو نام ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہمارے یہاں تو تب بھی یونیورسٹیز ہیں, ہم لوگ آسمان کی طرف بات کر رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر ساری دنیا میں ہیں. ان نے کہیں آپ کا حصہ دیکھ لیا تو وہ تو آپ کا نام نہیں لینے والے. تو وہ خوش ہو گئے. اس کے بعد ان کا ذرا پارا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی, تو پھر مجھ سے کہا انہوں نے کہ دیکھو ابھی اسی دن جس دن میں پاکستان میں اترا تھا یہاں پہ وہ اٹامک ٹیسٹ ہوا تھا پوکھرا میں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے باتیں ہماری ٹوٹ گئی ہیں, مگر مسز گاندھی سے کہیے گا, ایک تو میرا پیار دیجیے گا اور مسز گاندھی سے کہیے گا کہ ہم یہ باتیں پھر شروع کریں گے. کشمیر کی سمسیا کی شروعات تھی فاروق عبداللہ کے پتا شیخ عبداللہ کی گرفتاری. بھارت میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ شیخ عبداللہ کو 18 برس جیل میں رکھا صرف اس لیے کہ وہ کشمیر کو ایک آزاد ملک بنانا چاہتے تھے. فاروق عبداللہ اس کو غلط بتاتے ہیں. شیخ صاحب یہ چاہتے تھے, ایک زمانے میں شیخ صاحب کی یہ تمنا تھی کہ صاحب ملک کے ساتھ رہ کر ہم اپنی خود مختاری کو رکھیں مگر ملک کا ساتھ ہمارا ساتھ رہے. کبھی شیخ صاحب نے یہ نہیں سمجھا کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر جو ہے وہ وائبل ہو سکتا ہے. دیر از نو پاسبلٹی آف دیٹ. پھر لوگوں نے بہت کچھ بنایا, آج بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں, چلیے لکھیں, وقت بتائے گا. تو کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک دن کوئی حل ایسا مل جائے گا جس سے دکشن ایشیا میں پوری طرح سے شانتی آ جائے گی اور بھارت اور پاکستان میں دوستی ہو جائے گی؟ ہم نے فاروق عبداللہ کو اس کے بارے میں پوچھا. مجھے ایک ہی حل نظر آتا ہے, وہ ہے کہ پاکستان کو آپ نے جو ہے زور لگانا ہے اپنے دوست ملکوں سے, یونائٹڈ نیشنز میں ہر جگہ پہ زور لگانا ہے. جیسے اب آپ ایران میں کامیاب ہو گئے کہ OIC میں کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھے گا, نہیں تو پاکستان جو کوئی بھی ایونیو ان کو ملتا ہے وہاں پہ اٹھاتے ہیں, اور امریکہ بھی ان کو بہت مدد کرتا تھا ابھی تک. ابھی نہیں کر رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم اب کیا حالت رہے گی. اب تو انہوں نے کل بھی پاکستانیوں نے 4 امریکنوں کو کراچی میں مار ڈالا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا وہ رویہ رہے گا. پر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے ان کے رویے ہاں, میں؟ میں سمجھتا ہوں کافی تبدیلی آ گئی ہے. پر آخری حل جو کسی نہ کسی وقت ہونا ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کا حصہ ہے وہ وہاں رہے گا اور جو ہمارا ہے وہ یہاں رہے گا. صحیح ہے کہ میں نہیں؟ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلوشن ہے. کئی سلوشن ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک سلوشن ہے جس کو یہ بھی ایک ہے کہ یہ ہی ایک ہے. نہیں, یہ بھی سلوشن ہے. ایک فیڈریشن بن سکتی ہے بٹوین دا 2 کنٹریز. سب کچھ ہو سکتا ہے. ہندوستان اور پاکستان دوستی کے قدم پہ آ جائیں تو کون سا قدم نہیں اٹھ سکتا. فاروق عبداللہ کے جیون میں آج کل ایسے لگتا ہے کہ سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے, لیکن کسی زمانے میں وہ کافی رنگین مزاج مانے جاتے تھے.
لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بدل گئے ہیں، کہ وہ ڈسکو چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اب نہیں رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی یہ صحیح اس لیے ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اور نہیں تو میں آج بھی ڈسکو میں جاتا اگر مجھے وقت ہوتا، مگر مجھے وقت ہی نہیں ہے، گولف کھیلنے کا مجھے وقت نہیں ملتا، جو کہ میری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کو تو گانے کا بھی بڑا شوق ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں ہوتا تھا جب اللہ نے آواز اچھی دی تھی، اب کچھ اب ڈھل واپس لے گئی لیے ہے، کیا؟ اب آواز ڈھل گئی ہے تھوڑی سی۔ اور شبانہ اعظمی کو اپنی موٹر سائیکل پہ بھی نہیں لے کے جاتے کہیں؟ جی میں مادری دکشت کو لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ میری سفارش کریں۔ چیف منسٹر کے ناطے آپ کے خیال میں آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا رہی ہے؟ میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ رہی ہے کہ میں نے یہاں کے لوگوں کو سینس آف بلونگنگ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس بربادی سے ہمیں رک جانا ہے جس کی طرف وہ جا رہے تھے۔ اگر آپ ایک چیز کر سکتے جو آپ سب سے اہم سمجھتے، وہ کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز جو میرے لیے ہے وہ ہے کہ میں جو یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں انہیں گھر واپس عزت سے لا سکوں، میں سکون سے مر سکوں گا۔